सभी को नमस्कार। यहाँ पर हम करने वाले हैं हिंदी निबंध का रिवीजन और रिवीजन क्या बल्कि हम कंटेंट भी देखेंगे, साथ में व्याख्या सहित हम ये क्लास करने वाले हैं जैसे कि हमने नाटक या फिर उपन्यास का किया है। ठीक है? तो आपको सबसे पहले तो यही मेरी आपसे गुज़ारिश है कि आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिवीजन कर रहे हैं या फिर आप कंटेंट भी पढ़ रहे हैं ना, तो भी जो क्लासेस हैं हमारी, वो बेस्ट रहती हैं क्योंकि दोनों ही क्लियर इसमें हो जाता है। ठीक है? तो ज़रूर देखना यहाँ पर आज की जो क्लास है उसमें 60% करेंगे, तो स्किप बिल्कुल नहीं करना है। एक-एक क्वेश्चन क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आपको बहुत सारे प्रश्न यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पर शुरू में हमारे कुछ क्वेश्चन थोड़े से ईज़ी लेवल के रहेंगे और फिर थोड़े से कठिन लेवल के, है ना? तो इसीलिए भागना नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम इनमें से क्या है? बाल मुकुंद गुप्त का कौन-सा निबंध संग्रह है जो इसमें से लिखा गया है? भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र, शिव सागर की चिट्ठियाँ या फिर शिव शंभू के चिट्ठे? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर शिव शंभू के चिट्ठे। अब हम 4 ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, बस 1 में पढ़ लिया। ठीक है? शिव शंभू के चिट्ठे ये बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा था और ये जो निबंधकार हैं वो द्विवेदी युग से संबंधित है। बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट याद रखना है, वो भारतेंदु युग से संबंधित हैं और बाल मुकुंद गुप्त ये द्विवेदी युग से संबंधित हैं। इनके द्वारा रचित रचा गया है शिव शंभू के चिट्ठे। ये चिट्ठे भारत मित्र नामक पत्र में, ठीक है, भारत मित्र एक पत्र था और उसका संपादन भी उस वक्त यही कर रहे थे बाल मुकुंद गुप्त जी। उन्होंने इन पत्रों को 8 पत्र ये निकाले गए थे, ठीक है? 8 चिट्ठे निकाले गए थे। उस समय 8 चिट्ठे यानी कि पत्र शैली में लिखे गए थे और उस समय का जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन है ना, कर्जन, मिंटो और जो कॉर्नवालिस हैं उनका इसमें ज़िक्र किया गया है, बल्कि कर्जन को ये पत्र लिखे गए हैं, ठीक है? इसमें ये प्रकाशित हुए थे 1904 से 5 तक। ये चिट्ठे तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए थे। बाल मुकुंद गुप्त उर्दू से हिंदी में आए थे, यानी कि पहले ये उर्दू में रचनाएँ करते थे प्रेमचंद की तरह, बल्कि हमारे बहुत सारे ऐसे लेखक थे जो पहले उर्दू में लिखा करते थे। इनकी गद्य शैली बड़ी ही तीखी, प्रभावपूर्ण, चुस्त, चुटीली, सजीव, व्यावहारिक और सर्वजनग्राह्य, यानी कि सभी आदमी उसे अच्छे से समझ सकते हैं, सभी पाठक। अगला है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह का नाम आता है, निबंधकारों में सबसे ज्यादा ये प्रसिद्ध रहे हैं। एक निबंधकार के रूप में इन्होंने अपने जीवन में केवल 6 निबंध लिखे हैं, है ना? और लेकिन 6 निबंध लिखने के बावजूद बहुत सारे लोग हैं जो 100-100, 50 पर ऐसे होता है ना, हमारे साथ भी होता है, जैसे कुछ लोग हैं बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसका फल उतना नहीं मिलता, वो प्रसिद्ध कभी नहीं हो पाते। लेकिन कुछ लोग हैं थोड़ा-सा कुछ करके ही प्रसिद्धि पा लेते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ पर कहानियों में मिलते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी साहित्य में और अध्यापक पूर्ण सिंह का नाम आता है निबंधकारों में, ठीक है? इन्होंने केवल 6 निबंध लिखे हैं, ये भी द्विवेदी युग से संबंधित हैं। और इनके 6 निबंध आपको याद रख लेने हैं। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मज़दूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, वॉल्ट व्हिटमैन, ठीक है? ये इनके 6 निबंध आपको बिल्कुल क्रम से याद रख लें हैं, क्योंकि यही बार-बार पूछे जाते हैं। कन्यादान नामक एक नाटक भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था और एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि मैम कन्यादान निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का है। हाँ जी, निबंध पूर्ण सिंह का है, लेकिन जो नाटक है वो विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। आगे नई पीढ़ी की बेचैनी, ये किसका निबंध है? नई पीढ़ी की बेचैनी कौन जानता है? राम वृक्ष बेनीपुरी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र। नई पीढ़ी की बेचैनी है सबसे बड़ी विद्या, है ना? आजकल विद्या तो ग्रहण कर ही लेते हैं बच्चे, विद्या ग्रहण करने का ही सबसे बड़ा जो बेचैनी है ना वो बनी हुई है। विद्या ग्रहण कर लो उसके बाद भी जॉब नहीं मिलती है ना? मिल जाती है अगर आप सही डायरेक्शन में सही मेहनत करोगे तो, डिमोटिवेट मत होना। या तो चलते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुँचाई चितवन की छाँ, कदम की फूली डाल, आँगन का पंछी मन और आँगन का पंछी और बंजारा मन। ये विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध संग्रह हैं। हमने कल शाम को एक क्लास डाली थी, जिसमें शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के सभी निबंध संग्रह को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है ना, तो जाकर ज़रूर देख लेना। बाकी उपन्यास और नाटक को भी हम कर चुके हैं। विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह आपको याद रख लेनी, ये सब डिटेल में प्रकाशन वर्ष के साथ कल की क्लास में करवा दिया था। ठीक है? आम्र मंजरी ये विपथ गाएँ,
नर नारायण, मेरा देश वापस लाओ, विवाह धूम, नई पीढ़ी की बेचैनी, भारतीय संदर्भ, परंपरा बंधन नहीं और प्रलय की छाया। ये सभी विद्यानिवास मिश्र जी के प्रमुख निबंध हैं, इनको आपको याद रख लेना है। आगे कर्तव्य और सभ्यता, कर्तव्य और सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? कर्तव्य और सभ्यता ये किसका निबंध है? आचरण की सभ्यता तो हमने देखा, वह अध्यापक पूर्ण सिंह का है, लेकिन कर्तव्य और सभ्यता किसका है? तो यहाँ पर पूर्ण सिंह तो आपको लगाना नहीं है, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भई? ये बाबू श्याम सुंदर दास जी का निबंध है, ठीक है? कर्तव्य और सभ्यता किसका है? श्याम सुंदर दास जी का है। ये जो क्लास है ना, इसमें केवल कहने को नंबर वाइज़ 60% है, लेकिन आपको कम से कम 100 से भी ज़्यादा परसेंट देखने को मिलेंगे, है ना? बल्कि आपका पूरा टॉपिक एक क्लियर हो जाएगा अगर आप पूरी क्लास देख लेते हो तो। आपको आपके कितने परसेंट सही कर पा रहे हो और कितना आपको समझ में आ रहा है, कितने आपको याद है, आप ज़रूर मुझे बताना। क्लास आपको इसी तरह से विस्तृत रूप में पढ़ना पसंद है या फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना चाहते हो, ये भी आप मुझे बताइए। वैसे तो मैं ऐसे ही करवाने वाली हूँ, है ना? फिर भी आप बता दीजिए आपको कैसे करना पसंद है और पीडीएफ आपको सबकी इसकी टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो टेलीग्राम चैनल भी आप जॉइन कर लेना। नए हो तो भई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक और शेयर भी कर लेना, ठीक है? हाइप कर दिया करो, आपकी बड़ी ही मेहरबानी होगी। इनकी व्याख्या है समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, हमारे साहित्य उदय की प्राचीन कथा। ये बाबू श्याम सुंदर दास जी के निबंध हैं। इसके अलावा गद्य कुसुमावली और रूपक रहस्य, ये भी श्याम सुंदर दास के निबंध संग्रह हैं, ठीक है? यहाँ पर ध्यान देना है, ये निबंध हैं। क्या है? ये केवल निबंध हैं और ये निबंध संग्रह हैं। गद्य कुसुमावली और रूपक रहस्य है। इसके अलावा शिव शंभू के चिट्ठी बाल मुकुंद गुप्त का है। गोबर गणेश संहिता, मारेसी मोही कुंठाव और कछुआ धर्म, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंध हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, साहित्य सुमन निबंध संकलन किसका है? साहित्य सुमन किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? शुक्ल जी, भारतेंदु बालकृष्ण भट्ट। हाँ, बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट का निबंध संकलन है साहित्य सुमन। देखते हैं आगे, सुलोचना, परिहास वंचक, दिल्ली दरबार दर्पण और लीलावती, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखे गए हैं। चिंतामणि भाग फर्स्ट और टू तथा रस मीमांसा, ये शुक्ल जी के निबंध संकलन है। इसके अलावा साहित्य सुमन और भट्ट निबंध वाला निबंधमाला भाग वन और भाग टू, ठीक है? ये बालकृष्ण भट्ट जी के निबंध संग्रह हैं। इसके अलावा पूर्वोदय, मंथन, जड़ की बात, सोच विचार और गांधी नीति, ये जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखे गए हैं। आगे है, वैष्णव की फिसलन के लेखक कौन है? आपको क्लास अगर अच्छी लग रही है ना, तो बिल्कुल रुक जाइए चैनल पर, और हिंदी साहित्य का तो पूरा फुल कोर्स हमने कंप्लीट यूट्यूब पर करवाया है, जाकर के ज़रूर देखिए अगर आप कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो, या फिर आप रिवीजन भी करना चाहते हैं तो वन लाइनर तौर पर करवाया है, ठीक है? वैष्णव की फिसलन के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरिशंकर परसाई, ठीक है? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, वैष्णव की फिसलन। क्या वैष्णव, वैष्णु विष्णु कौन है? हरि जी हैं। हरिशंकर परसाई की अन्य व्यंग्यपरक रचनाएं हैं तुलसीदास चंदन घिसे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, निठल्ले की डायरी, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, जैसे उनके दिन फिरे, सबकी बात और थी, हंसते हैं रोते हैं और सुनो भाई साधु। ठीक है, ये जो व्याख्या हम करते हैं ना, इसको आप स्किप मत करना, है ना? क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलते हैं। चिता के फूल, इस कृति के लेखक कौन है? चिता के फूल, चिता के फूल कहाँ से तोड़ कर लेके आने हैं? तो वृक्ष से तोड़ करके ले आइए, ठीक है? चिता के फूल कहाँ से लेके आने हैं? ताजा ताजा वृक्ष से लेकर के आने हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? संपत्ति शास्त्र नामक जो निबंध है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? लेख है श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसके अलावा इनके अतीत स्मृति, रसज्ञ रंजन, कालिदास की निरंकुशता, कवि और कविता, आत्मनिवेदन, कवि कर्तव्य, महाकवि, माघ का प्रभात वर्णन आदि के लेखक सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इसके अलावा श्रीधर पाठक की कुछ रचनाएं हैं यहाँ पर, कश्मीर, सुषमा, भारत गीत और देहरादून, ये भी आपको याद रखना है। आगे, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, इसके लेखक कौन है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप, इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का की रचना है। ठीक है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप ये किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ये निबंध नहीं है, ये ध्यान देना,
निषाद बांसुरी की रचना विधा क्या है? तो अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं? निबंध पढ़ रहे हैं, तो समझ में आ जाएगा, लेकिन याद रखना इस तरह से विधाओं से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो सबका आपको पता होना चाहिए कि कौन-सा निबंध है, कौन-सा कहानी है, कौन-सा उपन्यास या नाटक है। आगे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निषाद बांसुरी, विषाद योग रस आखेटक, वेणु की चक, विकल चैत्रथी, किरण सप्तसदी, अन्नपूर्णा, चान भूनि, चान भूमि, मोह मुदगर, शिशु वेद, यक्ष प्रसन्न, दृष्टि अभिषेक। ये कुबेर नाथ राय जी के निबंध है। निबंध संग्रह तो हमने बहुत बार देखे हैं इनके, है ना, लेकिन यहाँ पर निबंध दे रखे हैं तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। आगे रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाम में गुलाब किसका प्रतीक है? बेनीपुरी जी के द्वारा निबंध लिखा गया है गेहूं बनाम गुलाब। तो गेहूं बनाम गुलाब में ये किसका गुलाब किसका प्रतीक है? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या ये पूंजीवाद का प्रतीक है गेहूं बनाम गुलाब में? नहीं, पूंजीवाद का प्रतीक नहीं है। ठीक है। कुकुर कुकुरमुत्ता नामक एक काव्य रचना है जो कि निराला जी के द्वारा लिखी गई है, और उसमें आता है कुकुरमुत्ता में गुलाब। ठीक है। और जो उसमें गुलाब है ना, वो किसका है? पूंजीवाद का प्रतीक होता है, तो इसीलिए कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कला और संस्कृति का क्या है? प्रतीक है। आगे डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का क्या नाम है? इसमें से डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का क्या नाम है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा की शक्ति। ठीक है। डॉक्टर संपूर्णानंद भाषा की शक्ति एकदम हमें क्या बनाती है? संपूर्ण बनाती है ना। भाषा की शक्ति हमें कैसा बनाती है? जिसके पास भाषा की शक्ति होती है, शुद्ध भाषा की शक्ति, वो अपने आप में ही संपूर्ण होता है, इसे याद रख लेना। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का क्या नाम है? इसमें से विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति कौन सी है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कुछ चंदन की कुछ कपूर, या कुछ चंदन की कुछ कपूर की। ठीक है, ये याद रख लेना। तुलसी का भक्ति मार्ग निबंध के लेखक कौन है? तुलसी का भक्ति मार्ग निबंध के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तुलसी का भक्ति मार्ग ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है। मानस की धर्म भूमि भारतेंदु हरिश्चंद्र, देखते हैं आगे शायद दे रखा होगा। हाँ जी। यहाँ पर व्याख्या, एक तो कविता क्या है, ये शीर्षक से इन्होंने निबंध लिखा था। श्रद्धा भक्ति लज्जा और ग्लानि काव्य में रहस्यवाद, ईर्ष्या लोभ और प्रीति, घृणा काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप, करुणा उत्साह भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, इन ये काव्य में अभिव्यंजनावाद, ये सभी शुक्ल जी के महत्वपूर्ण निबंध हैं, जो आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार यहाँ पर आपको क्या लगाना है? निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताना है, और ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं, है ना। ये सब आपको मैं डिटेल में रात को मतलब पिछली क्लास में करवा चुकी हूँ, आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, है ना। यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहला जो इनका निबंध है ना, वो है अशोक का फूल, अशोक के फूल, जो कि 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। इसके बाद है कल्पलता, कल्पलता इसके बाद आता है, फिर कोटज, और फिर आलोक पर्व तो सबसे लास्ट में आता है 1972 में। देखते हैं यहाँ पर इनका दे रखा है, इनके निबंध संग्रह में अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951 में है, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 57, विचार प्रवाह 59, कोटज 1964 में है, साहित्य सहचर 65 और आलोक पर्व है 1972 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अज्ञे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में ये स्वीकार किया कि ज्यों क्रिस्टोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है, उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली है। तो यहाँ पर हमारा 16 में सही आंसर हो जाएगा आत्मने पद। ठीक है, आत्मने पद हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं इनके कुछ निबंध संग्रह। 1960 ईस्वी में आया था आत्मने पद, इसमें ये इन्होंने कहा था। आगे के कुछ निबंध संग्रह यहाँ पर त्रिशंकु, ये 1945 में लिखा था। सब रंग और कुछ राग 1956, आत्मने पद 60, आल वाल लिखी कागद कोरे बहुत इंपॉर्टेंट है, भवंती अंतरा अद्यतन, जोग लिखी स्त्रोत और सेतु, युग संधियों पर धार और किनारे पूछा जाता है, कहाँ है द्वारिका, केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सर्जना और संदर्भ, स्मृति छंदा और संवत्सर भी इनका पूछा जाता है। तो ये 4-5 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, ये किस आचार्य की उक्ति है? मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, हजारी जी कहते हैं। आगे यहाँ पर कुछ व्याख्या हमें देखने को मिलती है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये कविता की परिभाषा दी है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने।
कविता का अंतिम लक्ष्य है जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन करना है। ये शुक्ल जी का कथन है। आगे, काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भाव उच्छ्वास और सौंदर्य संवेदना उत्पन्न करता है। तो ये नंद दुलारी वाजपेयी जी का कथन है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन हमारा 18वां। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। ये कथन किसका है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद, नरेश मेहता। नहीं, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ने ये कहा है। आगे है कहनी अनकहनी, ये किसकी रचना है? कहनी अनकहनी किसकी रचना है? तो ये धर्मवीर भारती की रचना है, कहनी अनकहनी। ठीक है, याद रखना। इनके कुछ निबंध संग्रह और मिलते हैं। धर्मवीर भारती जी के निबंध संग्रह में ठेले पर हिमालय 1950, पश्यंती, कहनी अनकहनी 70 में आया था। कुछ चेहरे कुछ चिंतन 95, शब्दता, मानव मूल्य और साहित्य। सभी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कह सकते हम कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है हमारा निर्मल वर्मा जी के निबंध संग्रह, देख लेते हैं। चीड़ों पर चांदनी 1964, हार, ये हर बारिश में। ठीक है, हर बारिश है इसका नाम, बारिश। हर बारिश में 1970, शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम है 1981, ढलान से उतरते हुए 85, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति की क्षेत्र 1991, शताब्दी के ढलते शब्द वर्षों में दूसरे शब्दों में आदि अंत और आरंभ। ठीक है, एक कॉपी पेन लेकर के बैठिए, साथ साथ लिखते हुए चलिए, देखना फिर कितने अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। शरद जोशी के निबंध संग्रह में यथासंभव, जीप पर सवार इल्लियां, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट, हमारे किसी बहाने राह किनारे बैठ, तिलस्म, दूसरी सतह, यत्र तत्र सर्वत्र। ये शरद जोशी के उपन्यास निबंध है। आगे, कवियों की उर्मिला विषक उदासीनता, इस निबंध के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। ठीक है, कवियों की उर्मिला विषक उदासीनता, और इसे से प्रेरित होकर के जो मैथिली शरण गुप्त हैं उन्होंने साकेत की रचना की थी। आगे, वंदे वाणी विनायकऊ निबंध संकलन के रचयिता कौन है? वंदे वाणी विनायकऊ निबंध संग्रह संकलन के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी, वंदे वाणी विनायकऊ, ये इनके रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी के कुछ निबंध संग्रह, गेहूं और गुलाब 50 में आया था, वंदे वाणी विनायकऊ 1954 में। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध, ये इनके जो निबंध हैं वो कुछ ना ग्रामीण शब्दों के शीर्षक पर उनके निबंधों को रखा गया है, जैसे कि धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, भौं, नारी, मुच्छ, ह, द, घूरे का लत्ता बीने, ट भी है इनका, है ना, ह, द और ट भी है। अपव्यय, वृद्ध, दान, ईश्वर की मूर्ति, होली है अथवा अहोरी, ये इनके लिखे गए हैं। कनातन का ढोल बांधे, ये भी इनका निबंध मिलता है। और धोखा, दांत, आंख, है ना, कान और पेट, इनको रखा गया है, ये भी याद रखना। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के निबंध है, चितवन की छां, हल्दी दूब तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कमाल के झरोके से संचारिणी, श्रीष की याद आई। आगे, कुबेर नाथ राय जी के निबंध संग्रह मिलते हैं हमें। प्रिया नीलकंठी 1968 में, रस आखेटक 70, ये आपको क्रम से याद रख लेने हैं क्योंकि इनका क्रम बहुत बार पूछा गया है। विषाद योग 73, निषाद बांसुरी 74, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, मराल, ये सभी कुबेर नाथ राय के हैं। उत्तर कुरु, वाणी का क्षीर सागर, अंधकार में अग्निशिखा और आगम की नाव, ये सभी कुबेर नाथ राय जी के निबंध हैं। आगे, वट पीपल के लेखक कौन है? वट पीपल के लेखक कौन है? सभी बच्चे चाहे कुछ मत करना, पूरी वीडियो जरूर देख लेना, है ना, ताकि आपको पूरा फायदा मिले। पर आप चाहते हो कि आपके साथ साथ हमें भी कुछ फायदा मिले, तो आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हाइप और कमेंट जरूर कर देना। कमेंट करके आप बताया करो कि क्लास आपको कैसी लगी, है ना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए इतनी मेहनत करने के लिए। वट पीपल के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा 22 में। और अब मुझे लगता है कि स्पीड है जो हमारी बिल्कुल सही होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना था कि मैम आप बहुत स्पीड मतलब फास्ट रहती हैं, तो अब हमने स्पीड को थोड़ा कंट्रोल कर लिया है, बता देना, ठीक है। वैसे भी जो एमसीक्यू है ना वो थोड़ा स्पीड में ज्यादा नहीं बोले जाते। वट पीपल के लेखक है यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इनके यहाँ पर व्याख्या दे रखी है, मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, वेणुवन,
उजली आग 56, वट पीपल, साहित्य मुखी 68 और ये सभी रामधारी सिंह निबंध के निबंध संग्रह हैं। आत्माराम के टेंटे, इस निबंध में आत्माराम के प्रतीक कौन है? आत्माराम की टेंटे, सबसे पहले तो ये याद रखना पड़ेगा ये निबंध किसका है, तो ये गोविंद नारायण मिश्र जी का निबंध है, ठीक है। ये गोविंद नारायण मिश्र का है, लेकिन इसमें आत्माराम के प्रतीक कौन है ये पूछ रहा है, तो बाल मुकुंद गुप्त हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों में इसका आंसर अलग होगा, ये थोड़ा ध्यान देना है। इसके बारे में बता देते हैं क्यों लिखा था आत्माराम की टेंटे, क्यों लिखना पड़ा। महात्मा प्रसाद द्विवेदी के एक लेख लिखा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, भाषा और व्याकरण नाम से, और उसमें एक शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था अनस्थिरता, ठीक है, अनस्थिरता। और इस शब्द को लेकर के बालमुकुंद गुप्त ने एक व्यंग्य लेख लिख डाला, ठीक है, उन्होंने इस शब्द को लेकर के, जिसके प्रति उत्तर में मतलब उसके जवाब देने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने फिर से सरगऊ नरक ठिकाना नहीं, ठीक है, सरगऊ नरक ठिकाना नहीं ये लेख लिख डाला, लेकिन इसमें अपना नाम बदल दिया और कल्लू अल्लाहित के नाम से ये जो है उन्होंने लेख लिखा था। बाद में गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर प्रसाद का पक्ष लिया और उन्होंने आत्माराम के टेंटे नामक लेख लिख डाला, और इस लेख में जो आत्माराम है वो बाल मुकुंद गुप्त के प्रतीक हैं। आगे प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? ये निबंध संग्रह प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, और ये निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, ये रामधारी सिंह दिनकर का है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे एक क्वेश्चन हमारा, इनमें से मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक कौन है? श्रद्धा, प्रीति, लोभ, घृणा, है ना, ये सब किसने लिखे हैं इस प्रकार के मनोविकार संबंधी जो निबंध हैं? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखे हैं, जरूर आप जानते होंगे। यथार्थवाद और छायावाद, ये इस निबंध के रचयिता कौन है? यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? आपने अगर नोटिस किया होगा तो हम हर पर्सन की व्याख्या मैं नहीं देती हूँ, उसके कारण, उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि जिनकी व्याख्या हम एक बार दे चुके हैं, जैसे शुक्ल जी को हम एक बार पढ़ चुके हैं तो उसको दोबारा नहीं देखेंगे, हजारी जी को एक बार पढ़ चुके हैं तो दोबारा नहीं देखेंगे, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, इसलिए मैं सबकी व्याख्या नहीं डालती हूँ। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यथार्थवाद और छायावाद, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ पर, ये जयशंकर प्रसाद जी का निबंध है, ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद जी का निबंध है, याद रखना। आगे किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विचारात्मक निबंधों में, ठीक है, विचारात्मक निबंधों में क्या होता है? समाज शैली है जो प्रयुक्त की जाती है, विचारात्मक। और आप जानते हैं रामचंद्र शुक्ल जी, महावीर प्रसाद, श्याम सुंदर दास, नागेंद्र जी, इन्होंने विचारात्मक निबंध खूब लिखे हैं। निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन सी नहीं है? तो विद्यानिवास मिश्र जी के सारे निबंध अगर आपको याद होंगे तो आप कर दोगे। तुम चंदन हम पानी इन्हीं का है, रस आखे टक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, श्रीश की याद आई। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 28 में? रस आखे टक इनका नहीं है बल्कि कुबेरनाथ राय जी का है। नेक्स्ट है कुबेरनाथ राय के प्रमुख निबंध यहाँ पर दे रखे हैं। वेणु कीचक, राघव करुणा रस है, किरण सप्तदी, प्रिया नीलकंठी, ये एक ही निबंध है ना, निषाद बांसुरी और विषाद योग। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, ठीक है, यदि प्रेम क्या है? स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। ये पंक्ति किस निबंध से ली गई है? यहाँ पर भाव या मनोविकार, श्रद्धा, भक्ति, किससे ली गई है? 29 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये श्रद्धा भक्ति से ली गई है, ठीक है, श्रद्धा को क्या बताया है इसमें? जागरण बताया गया है। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह ने इसके अलावा रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, इनका भी क्या किया था? अनुवाद किया था, ठीक है, इनको भी आपको याद रख लेना है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 31वां हमारा प्रश्न है यहाँ पर, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन है? भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों में किस किस का नाम आता है? तो इस तरह का प्रश्न जरूरी नहीं है, सारे ऐसे नहीं होंगे, एक ही प्रश्न है, इनको देख करके भाग मत जाना, क्योंकि टीजीटी पीजी वालों को ऐसा लगता है कि हमारा तो पेपर बहुत आसान आता है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन है इसमें से? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? काशीनाथ खत्री और राधा चरण गोस्वामी, ठीक है, काशीनाथ खत्री और राधा चरण गोस्वामी का नाम आता है भारतेंदु युग के निबंधकारों में। इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, 2 और 4। देख लेते हैं
भारतेंदु युग के अन्य निबंधकारों में, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, कौन द्विवेदी काल का नहीं है, कौन भारतेंदु काल का नहीं है, ठीक है? तो इसमें बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, ये सभी आते हैं। जबकि हिंदी के प्रथम संस्मरणकार हैं पदम सिंह शर्मा। इनकी प्रमुख रचना है पद्म पराग, सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह पद्म सिंह का नाम दे रखा है, इसलिए यहाँ पर बता दिया। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली है, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। ये कथन किसका है? ये किसने कहा है कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली है, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये रामविलास शर्मा का कथन है, ठीक है? ये किसने कहा है भाई? ये रामविलास शर्मा जी ने कहा है, याद रखना। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं और इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृति हैं प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 43, निराला 46, प्रगति और परंपरा का जो प्रकाशन वर्ष है ये 1949 ईस्वी है, ठीक है? 1949 से प्रगति और परंपरा, याद रखना। साहित्य और संस्कृति, ये भी 1949 ईस्वी है। आगे है संस्कृति के 4 अध्याय निबंध लिखा है, दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। ये निबंध संस्कृति के 4 अध्याय जो कि 1946 में प्रकाशित हुआ था और इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को किसके रूप में आख्यायित किया गया है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन 33 में कौन सा हो जाएगा? नवोत्थान कवि के रूप में, ठीक है? नवोत्थान कवि के रूप में इनको आख्यायित किया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को। और इस निबंध के लिए ये याद रखना है, 1946 ईस्वी में साहित्य अकादमी के द्वारा ही प्रकाशित किया गया था और 1959 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ठीक है? और इस निबंध में भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटने का प्रयत्न किया है, जो भारतीय संस्कृति का एक सर्वेक्षण है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया है। तो ये किसका कथन है भाई? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा है। इन्होंने बालकृष्ण भट्ट को एडिसन के नाम से पुकारा है। नहीं, प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन कहा है और बालकृष्ण भट्ट को इन्होंने स्टील का नाम दिया है। हिंदी साहित्य का स्टील और एडिसन, ठीक है? यह सहज चुटकुला शैली के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। ये प्रताप नारायण मिश्र के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। प्रताप नारायण मिश्र की मुख्य कुछ कृतियां यहाँ पर तृप्यन तान और तारापति पच्चीसी, फाल्गुन महात्म्य, श्रृंगार विलास और श्री प्रेम पुराण, ठीक है? याद रखना। आगे कुट्टी चाटन नाम से किस लेखक ने जो निबंध लिखे हैं? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का नाम आता है। इन्होंने कुट्टी चाटन नाम से निबंध लिखा है। अज्ञे ने कुट्टी चाटन उपनाम से जो निबंध लिखा है उसका नाम है सब रंग और कुछ राग, ठीक है? अज्ञे के प्रमुख निबंध संग्रह यहाँ पर दे रखे हैं। ये त्रिशंकु, सब रंग और कुछ राग, आत्मने पद 1960 में, आलवाल लिखी कागज कोरे, जोग लिखी युग संधियों पर। ये दोबारा से मैंने यहाँ पर इसकी व्याख्या दे दी है। जैनेन्द्र ने पूर्वोदय, मंथन, साहित्य का श्रेय और प्रेय जैसे महत्वपूर्ण निबंधों की रचना की है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं और द्विवेदी जी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये कथन है, याद रखना। आगे हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है श्रद्धा भक्ति। श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार असत्य कथन इसमें से आपको बताना है। श्रद्धा भक्ति जो कि रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है, उसके अनुसार असत्य कथन इनमें से कौन सा हो जाएगा? या इन्होंने कहा है कि श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है जबकि प्रेम का एकांत है ना? ये बात बिल्कुल सही है ना? श्रद्धा तो हम मंदिर वंदिरों में कहीं भी जाकर किसी के सामने बोल सकते हैं, है ना? लेकिन जो प्रेम का स्थान है ना, वो बिल्कुल एकांत होता है। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, ये तो सही है। प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है ना? हम जिससे प्रेम करते हैं ना, उसका कोई कारण नहीं होता, बस मतलब प्रेम करते हैं, बस करते हैं, है ना? अपने बच्चों से, अपने बड़ों से, अपने परिवार से, किसी और से, है ना? किसी से भी प्रेम हो सकता है, तो ये अनिर्दिष्ट और अज्ञात इसके पीछे कोई वजह नहीं होती प्रेम करने के पीछे, है ना? कि हम अपने बच्चों से प्यार क्यों करते हैं, इसके पीछे कोई वजह थोड़ी है, भाई करते हैं बस, है ना? वो प्यारे लगते हैं हमको। पर श्रद्धा का कारण क्या है? निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। श्रद्धा जैसे कि हमारी किसी चीज़ पर श्रद्धा तब होती है जब हमें पता होता है
कि हम इस पर श्रद्धा, जैसे कि भगवान से भी श्रद्धा लोगों की तब होती है जब उन्हें ये विश्वास होता है कि वो उनकी श्रद्धा करेंगे तो उन्हें बदले में बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है? श्रद्धा का जो कारण है वो निर्दिष्ट होता है। श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर करती रहती है, पर प्रेम अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जगता है। हाँ, ये बात बिल्कुल असत्य है ना? दूसरों के अनुभव पर प्रेम नहीं जगता है। ये इसका असत्य कथन है ना? श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर नहीं, अपने अनुभव पर नहीं बल्कि दूसरों के अनुभव पर ही श्रद्धा जगती है। हम दूसरों को देखते हैं, अरे इसने तो सरस्वती माँ की पूजा की और भई इसकी तो नौकरी लग गई, मैं भी करूँगा आज से, है ना? इसने तो हनुमान, ये तो डेली मतलब ये तो हनुमान जी का पूजा करता है, मैं भी करूँगा, इस ये तो बहुत बड़ा धनवान बन गया, है ना? तो उसको देख कर के दूसरों के अनुभव पर श्रद्धा पैदा होती है, जबकि अपने अनुभव से नहीं बल्कि सामाजिक विशेषता के कारण प्रेम होना जायज़ है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये भी बिल्कुल इन्होंने कहा है। अब इसकी थोड़ी-सी व्याख्या देख लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। चिंतामणि भाग फर्स्ट, ये इनका निबंध संकलन है किसका? रामचंद्र शुक्ल जी का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। चिंतामणि भाग फर्स्ट, ये इसमें 17 निबंध हैं और इसके संपादक है रामचंद्र शुक्ल, 1939 में प्रकाशित हुआ। चिंतामणि भाग 2, इसमें 3 निबंध हैं, इसके संपादक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 1945 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद है चिंतामणि भाग 3, इसमें 21 निबंध है, संपादक है नामवर सिंह, 1983 में प्रकाशित हुआ। चिंतामणि भाग 4 में 47 निबंध शामिल हैं, जिसके संपादक हैं कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह, 2002 ईस्वी में। कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। ये आप पढ़ लेना, वैसे मैं बता चुकी हूँ इनको, ठीक है? भाग फर्स्ट है उसमें ये सारे निबंध है जो संकलित किए गए हैं। इसके अलावा आचार्य शुक्ल का जो चिंतामणि भाग 1 है, ये पहले विचार वीथी नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हो चुका था पहले, ठीक है? बाद में इनको इसमें संकलित किया गया था। आचार्य शुक्ल के प्रमुख कथन निम्न है। प्रमुख कथन इनके जो पूछे जाते हैं, प्रमुख पंक्तियाँ, लोभ सामान्य उन्मुख होता है। जो लोभ है वो सामान्य उन्मुख होता है, जबकि प्रेम विशेष उन्मुख होता है। करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। करुणाशील और सात्विकता का बहुत तेज भूख लगने लगी है ना? बोलते-बोलते तो प्यास भी लग रही है, इसीलिए खाँसी बन जाती है। करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। वैर क्रोध का अचार और मुरब्बा है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। ये सारे कथन आपको याद रख लेने हैं। 2 मिनट आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, ज़रा मैं पानी पी लेती हूँ। हुँ। चलिए बताइए भई आगे। 33वां क्वेश्चन पे हम पहुँच गए हैं। अगर अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया है ना, तो भई कर देना। अगर अच्छा लग रहा है तो हाइप कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ठीक है? 33वां हमारा क्वेश्चन है, राम मनुष्य है, पर मनुष्यता का वर्ण उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहाँ तक। इसमें क्या आएगा? कुबेरनाथ राय का एक निबंध है, राघवे करुणो रस, के आधार पर राम के संबंध में इस स्थान में क्या आपको भरना है? राम मनुष्य हैं, पर मनुष्यता का वर्ण उन्होंने उसी सीमा तक किया है जिस सीमा तक क्या है, यानी कि सील और करुणा का संबंध है, ठीक है? मनुष्यता का वर्ण उन्होंने उसी सीमा तक किया है जिस सीमा तक क्या होता है, सील और करुणा का दोनों का संबंध होता है। कुबेरनाथ राय रस धर्मा ललित निबंधकार हैं। इनके निबंध व्यक्ति प्रधान निबंध है, ठीक है? जिनमें पांडित्य की छाप के साथ साथ व्यंग्य विनोद के पुट भी मिलते हैं, कल्पना और मौलिक चिंतन भी विद्यमान है। इनके यहाँ पर कुछ निबंध दे रखे हैं जो मैं ऊपर भी आपको बता चुकी हूँ, तो दोबारा नहीं बताऊंगी, आप पढ़ लेना इनको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, खाना खा के बैठना चाहिए था आज। चलिए बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता? ये पंक्तियां किस निबंधकार की हैं? तो जिसका कुटज है ना, उसी ने कहा है
और भाई माफ करना है ना, गुस्सा मत होना और भाग मत जाना। क्लास तो बहुत अच्छी है, मैं क्या करूँ कहाँ से आ रही है तो। हिंदी के प्रमुख निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को क्या कहा है, तो व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ये हम पढ़ चुके हैं पीछे, तो इनको आप देख लेना एक बार। इनके कुछ निबंध है, देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी के ये तो ऊपर जो लिखे हुए हैं वो तो निबंध संग्रह हैं, लेकिन ये निबंध है वसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, दिमाग खाली है, शिरीष के फूल, एक कुत्ता और एक मैना, वर्षा, गणपति से घनश्याम तक, सा साहित्य में हिमालय की परंपरा। ठीक है, लगातार खांसी नहीं आएगी, रुक जाएगी, टेंशन मत लेना। ठीक है, हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान क्रम क्या है? हिंदी साहित्य में निबंध का विकास किस दौर में हुआ है, किस तरीके से हुआ है, युगों के आधार पर बताना है तो सबसे पहले तो भारतेंदु युग का नाम आता है, फिर द्विवेदी युग का नाम आता है, फिर शुक्ल युग और फिर शुक्लोत्तर युग, यानी कि बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ये हमने कल पढ़ा भी है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नहीं है? इनमें से कौन सा निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा। ये भारतेंदु युग से संबंधित है। ठीक है, अभी हमने देखा है ये किससे संबंधित है, तो भारतेंदु युग से संबंधित है ये। आगे है, ये भारतेंदु युग के लेखक है। भारतेंदु बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है 1844 में हुआ और इनका निबंध हुआ था किसमें, सॉरी निबंध क्या बल्कि निधन हुआ था 1914 में। भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं, इनकी ये रचना देख लेना, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। ये इन्होंने इनके जो निबंध है ना वो चंद्रोदय, प्रेम के बाग का सैलानी, माता के स्नेह, आंसू और प्रतिभा। ठीक है, आंसू नाम से इन्होंने निबंध भी लिखा है, जबकि आंसू काव्य रचना है किसकी, जयशंकर प्रसाद जी की। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम आता है, गोविंद नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, पद्म सिंह शर्मा और बाबू श्याम सुंदर दास का नाम आता है। ठीक है, ये हम ऊपर बात कर चुके हैं इसके बारे में। आगे भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? भ्रूण हत्या हत्या निबंध के लेखक कौन है? भ्रूण भ्रूण हत्या का मतलब होता है गर्भ में जो छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा शिशु होता है, मतलब भ्रूण ही बोलते हैं उसको, जो पहली स्थिति में होता है अवस्था में, तो भ्रूण की हत्या कर देना। ठीक है, ये इस निबंध के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, लिखा है कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार है। निम्नलिखित में कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? जुलूस रुका है, शिखरों के सेतु, तुम चंदन हम पानी या सदाचार का तावीज। तो देखो ये सारे सही हैं। ठीक है, शिखरों के सेतु याद रखना शिव प्रसाद सिंह का, लेकिन सदाचार का तावीज आप जानते हैं श्रीलाल शुक्ल का नहीं है, बल्कि किसका है, हरिशंकर परसाई जी का है। ठीक है, हरिशंकर परसाई के हैं, ये आप पढ़ लेना। प्रेमचंद के फटे जूते, आवारा भीड़ के खतरे, ये हम ऊपर पढ़ा चुके हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर पर सन 1982 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, और ये लिखा कब गया था? विकलांग श्रद्धा का दौर, ये क्या है इनका निबंध है। ठीक है, विकलांग श्रद्धा का दौर, इसमें इसका प्रकाशन वर्ष नहीं दे रखा है, लेकिन याद रखना ये 1982 में इस पर साहित्य अकादमी मिला था। अगला है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संहति और व्यक्तिगता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। ये परिभाषा किस विद्वान की है? निबंध के बारे में ये परिभाषा किसने दी है भाई? आप जानते हो परिभाषाओं से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, हालांकि हम बहुत सारे रचनाएं करते रहते हैं, मतलब कथन पंक्तियां मैं बहुत करवाती हूँ आपको, हफ्ते में 1-2 दिन जरूर, 1 आध दिन जरूर करवाती हूँ, है ना, आपने देखा होगा अगर आप पढ़ते हो मेरे साथ तो, है ना। 43 में हमारा सही आंसर हो जाएगा भगीरथ मिश्र, और इनका जो नाम लिखा हुआ है ना भगीरथ मिश्र, यही शुद्ध भी है ना, भागीरथ मिश्र नहीं है, इनका नाम है भगीरथ मिश्र। ये काव्य शास्त्री आचार्य भगीरथ मिश्र की रचनाएं देख लेते हैं। तुलसी रसायन इन्होंने लिखा है, काव्य रस लिखा है, चिंतन और आस्वाद, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास इन्होंने लिखा है। ठीक है, हिंदी रीति साहित्य। आगे उपन्यास रहस्य, रूपक रहस्य नाम से एक निबंध संग्रह है जो कि श्याम सुंदर दास का है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है उपन्यास रहस्य किसका है? उपन्यास रहस्य किसका निबंध संग्रह है? तो यहाँ पर हमारा 44 में राइट आंसर क्या होगा बताइए?
44 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, ठीक है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है उपन्यास रहस्य, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, ये भी याद रख लेना। यह निबंध सरस्वती में प्रकाशित हुआ और इसमें उन्होंने स्वीकार किया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वीकार किया है कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का जो श्रेय है वो पश्चिमी देशों के लेखकों का ही है, ठीक है? जिससे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास रचना की जाने लगी थी, मतलब वहीं से उन्होंने ये प्रेरणा ली है। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्य आरोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? जब अकबर का राज्य नहीं आया था, अकबर का शासन नहीं था, उससे पहले किस भाषा में लिखा जाता था? तो यहाँ पर हमारा 45 में राइट आंसर क्या हो जाएगा भई? 45 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी। पहले हिंदी में लिखा जाता था, है ना? पहले हिंदी में लिखा जाता था, लेकिन अकबर के समय पर एक टोडरमल नाम का एक कोषाध्यक्ष इनका रहा था, टोडरमल, और उसने क्या किया था, फारसी भाषा को प्रयोग करने का इन्होंने बोला था, सुझाव दिया था और फिर फारसी कर दिया गया था। आगे नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में संकलित है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये किस निबंध संग्रह में संकलित है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये कल्पलता में संकलित है। ये हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो ना, तो क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है। पेपर फर्स्ट और हिंदी दोनों का 499 रुपए में केवल और केवल क्रैश कोर्स आपको बहुत अच्छे से, मतलब उसमें सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है वो कराया जा रहा है, ठीक है? अगर आप चाहें तो जोड़ सकते हैं। एप्लीकेशन की जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाती है। निम्न में से कौन-सा निबंध है जो गुलेरी जी का नहीं है? इनमें से कौन-सा निबंध है? देखो, पुरानी हिंदी इन्होंने लिखा है, मारेसी मोही कुंठाव और कछुआ धर्म। लेकिन अनुप्रास का अन्वेषण अनुप्रास का अवशेषण सॉरी अन्वेषण इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये किसका है? ये किसका है? ये देख लेते हैं, नीचे दे रखा होगा इसमें पक्का, है ना? लिखूँ क्या नाम? ये अनुप्रास का अन्वेषण निबंध है, द्विवेदी योगीन निबंधकार है, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का है, ठीक है? याद रख लेना। और गद्यमाला 1909 ईस्वी में आए, ये जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी का अन्य चर्चित निबंध है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, इस निबंध संग्रह के लेखक कौन है? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं किसका है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रामविलास रामविलास शर्मा हो जाएगा, ठीक है? रामविलास शर्मा का है ये निबंध, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। नेक्स्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है ना? प्रथम निबंध संग्रह अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा अशोक के फूल, जो कि 1948 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है? इनके प्रमुख निबंध संग्रह मैंने यहाँ पर दोबारा से देखिए, चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रखना, ठीक है? याद कर लेना बार बार। निम्न में से कौन सा एक निबंध है जो बाबू गुलाब राय का नहीं है? इनमें से कौन सा एक निबंध है जो बाबू गुलाब राय का नहीं है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चाबुक, ठीक है? चाबुक इनका निबंध नहीं है। फिर ये किसके द्वारा लिखा गया है चाबुक? तो निराला जी का है, आपने पढ़ा होगा, है ना? ये निराला जी का निबंध है। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो ये जो शिव शंभू के चिट्ठे लिखा गया था, शिव शंभू के चिट्ठे नामक निबंध से ये पंक्तियां ली गई हैं, जो कि बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा था, कर्जन को ध्यान में रख करके, है ना? वो कहते हैं कि कर्जन को संबोधित करके कहते हैं कि हे मतलब ये कर्जन, है ना? इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में, मतलब कुछ तो ऐसा करके जाओ जो तो जनता तुम्हें याद रखे, है ना? गलत काम क्यों करते हो? आम जनता का भरोसा जीतो, ये कहती है, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे कि आज भी हम इस बात को कहना चाहेंगे कि सरकार अगर किसी की भी आती है, नेता आते हैं, तो उनके हाथों में पूरी पावर होती है। आम जनता उनकी तरफ बड़ी ही बेचैनी या तरसती निगाहों से देखती है कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन हमें बदले में क्या मिलता है? तिरस्कार ही मिलता है आम जनता को, है ना? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एक किसी सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि हर किसी की बात कर रही हूँ, जो नेता हैं, जो जिनके बस में सब कुछ है करने के लिए, है ना? वो कर सकते हैं अपने देश के लिए, तो उन्हें करना चाहिए। और भाइयों अब तो नींद से जागो, है ना? भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा निबंध लिखा गया था, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? ये भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? इसके उपाय उन्होंने बताए हैं कि भारत की उन्नति क्यों नहीं हो रही है और क्यों कैसे हो सकती है, इस पर चर्चा की है।
है ना, भारतेंदु जी ने। लेकिन हम यहाँ के लोग भी ना इतने ढीठ हैं, हमारे भारत के लोग इतने ढीठ हैं, चाहे वो गुलामी सहन करें, चाहे वो मार सहन करें, चाहे वो मतलब कुछ भी सहन कर लेंगे, लेकिन आवाज़ नहीं उठाएँगे, है ना? आवाज़ उठाना पसंद नहीं करते, और जो एक आध मुट्ठी आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ को तो वैसे ही पब्लिक सरकार दबा ही देती है, दबाएगी, है ना? क्यों नहीं दबाएगी? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ के जो लोग हैं ना, वो कभी भी एक-दूसरे का साथ नहीं देंगे। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है ना? मेरा भी खून बड़ा ही अंदर से जलता है, तो बीच-बीच में कहीं-कहीं, चलिए कोई बात नहीं, आपको बुरा लगा हो तो माफ़ करना। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती। अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। ये कथन किस निबंध से लिया गया है? इसमें कहा गया है, ये श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, ये किसने कहा है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा, इसमें श्रद्धा और भक्ति आपको नहीं लगा देना है। विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है? ये कैसी श्रद्धा है? विकलांग श्रद्धा है। आज हमारा सरस्वती माता पर भरोसा है, हमारा काम नहीं बना तो हनुमान जी पर भरोसा टिका देंगे, वहाँ भी काम नहीं बना तो शिव जी की तरफ भागेंगे, है ना? ऐसा होता है ना हमारे मतलब श्रद्धा की बात मैं बता रही हूँ यहाँ पर, आप लोग बुरा मत मानना। मैं भी, आप जानते हो, मैं भी बहुत भगवान को मानती हूँ, बहुत पूजती हूँ, बहुत सारे काम करती हूँ। लेकिन ये हमारी कहीं न कहीं एक खोखलापन है हमारे धर्म का, है ना? किसी का भी अगर कहें, लोगों की श्रद्धा है एक चीज़ से उठकर दूसरे पर कब चली जाए पता ही नहीं है, है ना? आज मान लीजिए आपके मेरे ऊपर श्रद्धा है, आपको लगता है कि मैं आपको अच्छा पढ़ाऊँगी, है ना? कल को कोई और मिल जाए तो उसकी तरफ चले जाओगे, ऐसा होता ही है ना? सबके साथ ही होता है, ये नेचुरलिटी है। आगे, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई? कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई? जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ये कथन किस रचनाकार का है? तो यहाँ पर आपको क्लास कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और हाइप कर दिया करो, एक हाइप का ऑप्शन आता है जब आप लाइक करते हो, तो लाइक और हाइप ज़रूर करा करो, ठीक है? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, हरिशंकर परसाई ने कहा है ये, ठीक है? ये किसने कहा है? हरिशंकर परसाई ने कहा है, तभी तो ये व्यंग्यात्मक निबंध लिखते हैं। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है, जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। साधारणीकरण के विषय में ये कथन किसका है? तो यहाँ पर हमारा 55 में सही आंसर हो जाएगा किसका भई? 55 में ये हजारी प्रसाद, व्यक्ति तो विशेष ही रहता है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो इसमें है ही नहीं, है ना? बल्कि ध्यान नहीं रहा, मेरा दूसरे पे ध्यान था। यहाँ पर हमारा 55 में सही आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, ठीक है? ये साधारणीकरण के विषय में ये जो कथन है ना, वो किसका है? व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है। ये शुक्ल जी का कथन है, याद रखना। आगे देखते हैं, साधारणीकरण के संबंध में कुछ कथन हमें यहाँ पर मिलते हैं, तो देखते हैं। आचार्यों ने साधारणीकरण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। भट्टनायक कहते हैं कि विवाहवादी का साधारणीकरण होता है। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, साधारणीकरण के ये जो संबंध में कथन है वो तो शुक्ल जी का है, लेकिन साधारणीकरण की सबसे पहले जो अवधारणा दी थी वो किसने दी थी? भट्टनायक ने दी थी, है ना? काव्य शास्त्र में हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन बाद में आधुनिक काल की बात करें तो शुक्ल जी ने, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र और नंद दुलारे वाजपेयी ने साधारणीकरण की व्याख्या दी है। ठीक है? वटनायक क्या कहते हैं? विवाहवादी का साधारणीकरण होता है। शुक्ल जी कहते हैं कि आलम्बन तत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। श्याम सुंदर दास कहते हैं सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां यहाँ पर हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, रस, सिद्धांत, रीति और शैली, नया साहित्य, नए प्रश्न। प्रकाशन वर्ष आप लोग पढ़ लीजिए, मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो ये निबंध है ना? ये क्या है? भोला राम का जीव निबंध है ये, लेकिन एक व्यंग्यात्मक निबंध है, जो कि हरिशंकर परसाई जी का है। आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं बता देती हूँ, है ना? हरिशंकर परसाई जी का ये निबंध है, भोला राम का जीव। हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहते थे? जिसके लिखते समय क्या रहते थे? ध्यान में बाण और दंडी को ध्यान में रख कर के लिखते थे, तो ये है गोविंद नारायण मिश्र। ठीक है, 57 में हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? गोविंद नारायण मिश्र हो जाएगा, ध्यान रखना। इनके बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि इनके गद्य को सयास अनुप्रास में क्या कहते हैं इनके बारे में?
शुक्ल जी ने क्या कहा है, सयास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए, ठीक है। इनके गद्य को क्या कहा है, गोविंद नारायण मिश्र को शुक्ल जी ने सयास अनुप्रास में गुंथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझ लीजिए। इनके द्वारा रचित निबंध है प्राकृत विचार, खूब पूछा जाता है, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार। आगे है माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना किस गद्य विधा के अंतर्गत आती है। यहाँ पर शायद एक आध नंबर गलत हो गया है प्रश्न का, लेकिन कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए, है ना। साहित्य देवता की गणना किस गद्य विधा के अंतर्गत की जाती है, तो ये भी निबंध है साहित्य देवता। ये किसका है, माखनलाल चतुर्वेदी का है। ये निबंध है भावात्मक। समय देवता नामक जो रचना है वो नरेश मेहता की है। अगला है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन, निबद्ध या निबंध काव्य इनमें से कौन सा नहीं है। निबद्ध या निबंध काव्य ने जो निबंध शैली में लिखा गया काव्य हो वो विनय पत्रिका नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है, तो विनय पत्रिका नहीं है। बाकी प्रलय की छाया, शिवाजी को पत्र और राम की शक्ति पूजा सभी हैं। एक इनको देख लेते हैं। विनय पत्रिका में 279 पद हैं। ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसका जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ का प्रधान रस है जो शांत रस है, गीति काव्य है और इसकी रचना हुई थी काशी में। इस पत्रिका में कलयुग से त्रस्त तुलसीदास का आत्मनिवेदन है, जबकि प्रसाद की प्रलय की छाया, निराला का शिवाजी को पत्र, राम की शक्ति पूजा निबद्ध या फिर निबंध काव्य है। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न आज के समाप्त हुए। आज तो सर में दर्द होने लग गया है ना, पता नहीं क्यों, खाना नहीं खाया इसलिए। और आप बताना मुझे आपको क्लास कैसी लगी है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। हिंदी साहित्य के अगर आप पूरे नोट्स लेना चाहते हो, पूरा पीडीएफ लेना चाहते हो या फिर आप ई बुक के रूप में लेना चाहते हो या अपने घर मंगवाना चाहते हो तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आप सीरियस हो तो ही लेना, ठीक है। और आप वाकई में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य फ्री कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जरूर देख लेना। टीजीटी पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हो तो इन क्लासेस को देख करके जाना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये मेरा दावा है ना। क्योंकि बहुत ही अच्छा कंटेंट है। आप चाहो तो उनके कमेंट जा करके पढ़ने हैं, चाहे कमेंट कम हो लेकिन आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। और आप भी लोग भी कमेंट करना आपके कितने % सही हुए हैं।